किसान भाइयों नमस्कार। आज के कृषि समाचारों में सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में मनाया गया भू जल सप्ताह। प्रदेश के गांवों से निकलने वाले कूड़े का होगा व्यावसायिक उपयोग। किसानों की जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए प्रदेश सरकार चला रही है मिट्टी पहचानो अभियान। सब घर डाकघर से जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश के गांव। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को मिली मंजूरी, जल्द ही जारी होगा सर्कुलर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान। लखनऊ स्थित माल क्षेत्र की कुछ युवतियों ने साकार किया जहां सोच वहां शौचालय का सपना। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के फकीरपुर और चटुआहार गांव में सौर ऊर्जा से रोशन हुए 413 घर। किसानों का सारथी बनेगा कृषि विभाग। किसान रथ के जरिए जागरूक करेगा विभाग। और प्रदेश के 25 जिलों में बनेंगे फूड पार्क और केंद्र सरकार भी बनाएगी किसान बाजार। अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में पिछले दिनों भूजल सप्ताह मनाया गया। मुख्य सचिव ने बताया कि मंडल, जनपद, तहसील और विकासखंड स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। लखनऊ में भी राज्य स्तर पर एक समारोह का आयोजन हुआ। लखनऊ स्थित आंचलिक विज्ञान नगरी में भी ग्राउंड वाटर वीक का आयोजन किया गया, जिसके तहत नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो और परिचर्चा आयोजित की गई। प्रदेश की राजधानी के सभी सरकारी भवनों का सिस्टम भी सही करने का आदेश दिया गया है। ग्रामीण अंचलों में किसानों को भी जल संचयन हेतु शिक्षित एवं जागरूक किया जा रहा है। प्रदेश सरकार गांव से निकलने वाले कूड़े का व्यावसायिक उपयोग करने की योजना बना रही है। इसके तहत ग्राम पंचायत स्तर पर कूड़े की मात्रा एवं उसकी गुणवत्ता की जानकारी एकत्र की जाएगी और फिर इसके आधार पर प्रबंधन की योजना तैयार की जाएगी। पंचायती राज निदेशक ने एक बयान में कहा कि गांवों के साफ होने पर अभी तक शौचालय बनाने पर ही जोर दिया जा रहा था, लेकिन अब इसमें तरल एवं ठोस कूड़ा प्रबंधन को भी शामिल किया जाएगा। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए इस समय उत्तर प्रदेश में मिट्टी पहचानो अभियान चलाया जा रहा है। खेती की लागत कम करने और मिट्टी का उपजाऊपन बनाए रखने के लिए यह अभियान खासा महत्वपूर्ण है। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 455 प्रयोगशालाएं हैं, जिनमें से 255 जिला एवं मंडल स्तर पर तथा 182 तहसील स्तर पर हैं। इसके अलावा 18 सचल वाहन प्रयोगशालाएं भी काम कर रही हैं। मिट्टी के एक नमूने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के जांच पर 28 रुपए खर्च आता है, जिसमें 7 रुपए किसान और 21 रुपए केंद्र सरकार देती है। वर्ष 2014-15 में केंद्र सरकार ने 29 करोड़ रुपए मंजूर किए। अपनी मिट्टी पहचानो अभियान किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे उनके खेतों का कायाकल्प होने की उम्मीद है। डाक विभाग की योजनाओं का फायदा लोगों को मिल सके, इसके लिए डाक विभाग ने ग्रामीण अंचलों में सब घर डाकघर योजना आरंभ की। इसकी शुरुआत प्रदेश के उन गांवों से की जाएगी जिन्हें सांसदों ने गोद लिया है और यहां पर गांव में रहने वाले परिवारों की सूची बनाई जाएगी, जिससे उन्हें इस योजना से जोड़ा जा सके। इसकी शुरुआत वाराणसी के जयापुर गांव से हुई, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गोद लिया है। डाक विभाग ने इस गांव में एक बस स्टैंड बनवाया है। जो भी गांव इस योजना से जुड़ेंगे, वहीं डाक विभाग 1 लाख रुपए तक का विकास कार्य करेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत खेती की जमीन की सिंचाई के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर प्लान बनाए जाएंगे। इसके द्वारा हर खेत तक पानी पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इस योजना में केंद्र 75% अनुदान देगा, जबकि राज्य 25% खर्च करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पर्वतीय राज्यों में केंद्र 90% अनुदान देगा। इसके लिए मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। मौजूदा सभी सिंचाई एवं कृषि योजनाओं इसमें मिला दिया गया है। इस योजना के अमल में आने से किसानों की सिंचाई के लिए बारिश पर निर्भरता में कमी आएगी। बाढ़ क्षेत्र में पशुओं को बचाने के लिए पशुपालन विभाग विशेष अभियान चलाएगा। यह अभियान उन सभी गाँवों में चलाया जाएगा जो बाढ़ से प्रभावित होते रहे हैं। बाढ़ के दौरान पशुओं की चिकित्सा एवं उनका टीकाकरण करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाढ़ से पशु आसपास के क्षेत्रों में चले जाते हैं। इसके कारण वहां संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। इन गांवों में शिविर लगाकर पशुओं का टीकाकरण, कृमिनाशक दवा, पान आदि कार्य कराए जाएंगे। जहां सोच वहां शौचालय इस योजना को साकार किया है लखनऊ स्थित माल की कुछ युवतियों ने। इन्होंने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर स्वयं सहायता समूह बनाया और चंदा जुटाकर शौचालय का निर्माण करा दिया। गांव के रामकुमार प्रजापति ने अपनी कुछ जमीन शौचालय के लिए दान दे दी। शौचालय के मेंटेनेंस के हर परिवार से 30 रुपए महीना लिया जाता है। इस रुपए से बिजली का बिल टूट फूट
ठीक कराना, मोटर ठीक कराना और साफ सफाई आदि कराई जाती है। गांव में एक ही जगह पर कुल 8 शौचालय बनवाए गए हैं, जिनमें 4 पुरुषों के लिए और 4 महिलाओं के लिए हैं। 2 हैंड वॉशरूम भी बनाए गए हैं। कन्नौज के उमरदा ब्लॉक के फकीरपुरा और चटुआहार गांव की गिनती जिले के सबसे पिछड़े गांव में होती थी। यहां आजादी के 68 साल बाद मंगलवार को बिजली पहुंची। पिछले दिनों यहां प्रदेश के पहले सोलर पावर ग्रिड का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने उद्घाटन किया। इस प्लांट पर 6.15 करोड़ रुपए की लागत आई है। 250 किलोवाट के इस प्लॉट से गांव से 413 घर रोशन होंगे। इसके अलावा एक आटा चक्की, 76 स्ट्रीट लाइट और 30 ट्यूबवेल भी चलेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शीघ्र ही इस तरह का प्लांट पूरे प्रदेश में लगाने की कोशिश की जाएगी। किसानों की खेती संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए कृषि विभाग ने किसान रथ अभियान को दोबारा शुरू कर दिया है। इस योजना से कृषि वैज्ञानिक सीधे किसानों तक पहुंचेंगे। किसानों को बीज संबंधी जानकारी, मिट्टी की जांच, खाद की जानकारी, फसल बोने का समय, लोन संबंधी जानकारी एवं फसल को नुकसान से बचाने का उपाय इस योजना के तहत सीधे उनके घर पर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के 25 जिलों में फूड पार्क बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिसमें से 4 जिलों में भूमि अधिग्रहण कर कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। उधर केंद्र सरकार भी किसान बाजार विकसित करने की तैयारी कर रही है, जिसकी मंजूरी कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के साथ दे दिया है। इनके निर्माण के पश्चात किसानों को न सिर्फ उनका उत्पाद बेचने में आसानी होगी, बल्कि उन्हें उचित मूल्य भी मिलेगा। और किसान भाइयों, आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की मंडियों के कुछ ताजा मंडी भावों पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में धान का भाव इस प्रकार रहा। लखनऊ 1380 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर 1200 रुपए, रायबरेली 1370 रुपए, हरदोई 1385 रुपए, फैजाबाद 1325 रुपए। चावल की बात की जाए तो चावल का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 2125 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2120 रुपए, रायबरेली में 2025 रुपए, हरदोई में 2185 रुपए, फैजाबाद में 2095 रुपए। गेहूं का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 1480 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1475 रुपए, रायबरेली में 1485 रुपए, हरदोई में 1465 रुपए, फैजाबाद में 1470 रुपए। मसूर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 5920 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 5925 रुपए, हरदोई में 5625 रुपए, फैजाबाद में 5770 रुपए। विभिन्न मंडियों में गुड़ का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ 3015 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 2930 रुपए, रायबरेली में 2925 रुपए, हरदोई में 2705 रुपए, फैजाबाद में 3040 रुपए। आलू का भाव विभिन्न मंडियों में प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 625 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 605 रुपए, रायबरेली में 600 रुपए, हरदोई में 570 रुपए, फैजाबाद में 615 रुपए प्रति क्विंटल। टमाटर का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1655 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1525 रुपए, रायबरेली में 1475 रुपए, हरदोई में 1670 रुपए, फैजाबाद में 1275 रुपए। प्याज का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 1500 रुपए प्रति क्विंटल, सीतापुर में 1385 रुपए, रायबरेली में 1465 रुपए, हरदोई में 1470 रुपए, फैजाबाद में 1565 रुपए। बैंगन का भाव प्रति क्विंटल इस प्रकार रहा। लखनऊ में 985 रुपए प्रति क्विंटल, रायबरेली में 805 रुपए, फैजाबाद में 1105 रुपए। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया,
क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार पुनः स्वागत है। किसान भाइयों, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित है। तो जाहिर सी बात है कि हम अगर अपने ग्राम क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जो भी हमारे पास भूमि है, अगर हम उस पर जो है अच्छे मन से कृषि कार्य करते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हम अपने विकास में सहयोगी होते हैं, साथ ही साथ देश के विकास में सहयोगी होते हैं। ऐसे ही व्यक्तित्व हैं हमारे बीच मौजूद हैं जो कई वर्षों से खेती किसानी कर रहे हैं और जो भी उनके पास संसाधन है, जो भी उनके पास ज्ञान है, उसका पूरा इस्तेमाल करते हुए एक बेहतर जो है कृषि उत्पादन अपने क्षेत्र में करते रहे हैं। आइए हम उनका स्वागत करते हैं। प्रगतिशील किसान ग्राम लुड़वा, जिला मिर्जापुर से श्री मोतीलाल सिंह जी। आइए उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाइयों की तरफ से ये जानना चाहता हूँ, खासकर आपके जो अपने अनुभव हैं कि जितने वर्षों से आप काम कर रहे हैं और जो भी आपके पास संसाधन हैं, जो भी आपने ज्ञान एकत्रित किया है कृषि कार्य करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने अनुभव हमारे किसान भाई के साथ बांटें। और मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रेरणा है कृषि करने की, वो आपको कैसे और कब मिली? पढ़ाई लिखाई करने के बाद जी करीब 15-20 वर्षों से हम लगातार खेती बाड़ी कर रहे हैं। खेती में मुख्य रूप से धान और गेहूं की खेती हमारी तरफ चलती है। इस वक्त इस परिप्रेक्ष्य में इस समय धान की नर्सरी लगभग तैयार हो चुकी है, सब किसान रोपाई करने को तैयार हैं। तो हम आपसे ये बताना चाहते हैं कि पहले खेत को गर्मी के महीनों में मई जून में 2 बाव जुताई कर लेते हैं। जुताई करने के बाद जब रोपाई का समय नज़दीक होता है तो 1 सप्ताह पहले उसमें गोबर की कंपोस्ट खाद 20 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से बिखेर देते हैं। बिखेरने के बाद जब पानी आ जाता है खेत में तो 1 बाव सिंचाई करके उसमें
80 किलोग्राम यूरिया, 30 किलोग्राम DAP, 10 किलोग्राम पोटास, 5 किलोग्राम जिंक ले लेते हैं, जिसमें यूरिया की आधी मात्रा 40 ग्राम यूरिया, DAP की पूरी मात्रा 30 किलोग्राम, जिंक का पूरा मात्रा 10 किलोग्राम, पोटास का पूरा मात्रा 10 किलोग्राम और जिंक की पूरी मात्रा 5 किलोग्राम हम खेत में डाल देते हैं। डालने के बाद पाटा चला देते हैं, खेत तैयार हो जाता है, तो उसमें हम रोपाई करते हैं। रोपाई के लिए किसान भाइयों को एक आवश्यक सूचना ये होती है कि पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, कि 1 वर्ग मीटर में कम से कम 45 से 50 पुंजे लगे, ताकि हमको अच्छा लाभ मिले। और रोपने के बाद जैसे हम नया घास न उगने पावे, इसके लिए रोपाई के तुरंत बाद 1 दिन के अंदर में खेत में पानी हो, उसमें एक दवा टॉप स्टार आती है जो 22.5 ग्राम की होती है, उसको थोड़ा सा पानी में मिला करके घोल बना लेते हैं लेप टाइप का, और उसमें 15 किलो या 20 किलो बालू लेकर के मिला करके छिड़क देते हैं, तो नया घास उगने नहीं पाता है। या तो अब एक दूसरी दवा है जिसको हम बूटाक्लोर कहते हैं। बूटाक्लोर का 500 ml ले लेते हैं, उसको 500 ml या तो बालू में मिला करके हम खेत में छिड़कते हैं, या तो नाजिल मशीन से, पीठ वाली मशीन से उसको 80 से 90 लीटर पानी लेकर के 1 बीघा में हम छिड़काव कर देते हैं, तो इससे नया घास न उगने पाए। यदि मान लीजिए रोपाई के बाद कुछ घास ऊपर उग जाती हैं, जैसे चौड़ी पत्ती वाला, तो चौड़ी पत्ती वाले घास के लिए 2,4-D सोडियम साल्ट एक होता है, जिसको हम 250 ग्राम लेकर के 80 से 90 लीटर पानी में मिलाने के बाद उसको छिड़काव कर देते हैं कि चौड़ी पत्ती का घास न होने पाए। जैसे अपने क्षेत्र में खास करके जीवाणु झुलसा लगता है और कुछ झुलसा लगते हैं, तो हम किसान भाइयों को यह सलाह देते हैं कि नर्सरी जब डालते हैं तो बीज का शोधन कर लें। यदि जीवाणु झुलसा है तो उसमें 1 ग्राम स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवा आती है, उसको 1 ग्राम को लेकर के करीब 5 किलो प्रति बीघा बीज लगता है, तो उसमें मिला लें, तो जीवाणु झुलसा नहीं हो सकता है। या तो एक दूसरी दवा आती है जिसमें झुलसा लगने का चांस होता है, 2 ग्राम थीरम लेकर के 1 किलो प्रति किलो बीज के हिसाब से मिला करके छिड़क देते हैं। धान में मुख्य रूप से सिंचाई की जरूरत है। धान में हमेशा 2 इंची से 3 इंची तक पानी लगा रहना चाहिए, और कम से कम धान में 7 और 8 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है पूरे फसल के पूरे फसल के लिए। और जब धान में जो यूरिया की आधी मात्रा हमारी बची रहती है, तो 21 दिन के बाद जब कल्ला शुरू होने लगता है तो पहली छिड़काव कर देते हैं, और दूसरी जो आधी यूरिया की मात्रा बची रहती है, तो जब धान में रेड़ा होने को होता है, पौध आने को होता है, तब उसमें हम छिड़काव करते हैं, छिड़काव कर देते हैं। और जब धान में फूल आने लगता है तब पानी की बहुत जरूरी है। पानी उस समय रहे जब फूल में हमारा पौधा बाहर निकल जाता है, लगभग 14 दिन का जब बाल निकल जाता है, तो खेत से पानी काट देते हैं। पानी काटने के बाद खेत छोड़ देते हैं। जब धान अब हमें देखते हैं कि अब धान कटने लायक होता है, तो उसमें कम से कम जब 20% नमी हो तो हम धान की कटाई करते हैं। और यदि हमको हार्वेस्टर से या मशीन से काटना है तो 14% नमी जब होती है तब हम उसकी कटाई करते हैं। हम किसान भाइयों को यह सलाह देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए इन बातों की सावधानी रखना जरूरी है। सिंह साहब, सबसे ज्यादा जरूरी जब सिंचाई की बात आप जैसे कही कि लगभग 7 सिंचाई की आवश्यकता होती है जी, तो अगर बारिश ज्यादा हो गई तो उसके लिए आप क्या सावधानी बरतते हो? अगर पानी कम है तो किन संसाधनों का प्रयोग करते हैं? तो जी, पानी यदि कम है तो हम अपना निजी पंपिंग सेट रखे हैं, नहीं टाइम से जो शासन के द्वारा नहर चलती है, सिंचाई के लिए नहर है, नहर से काम चल जाता है। कभी कभी स्थिति ये बनती है कि ज्यादा पानी हो जाता है, तो उसके लिए पानी निकालने की भी व्यवस्था होती है। और धान मुख्य रूप से दोमट, मटियार दोमट और काली मिट्टी में अच्छा धान होता है। जैसे कि आपने बताया कि जो रोपाई से पहले आप खेती की तैयारी करते हैं, तो क्या जो है मिट्टी की जांच वगैरह कराते हैं? हाँ, मिट्टी की जांच हम अच्छी संस्थाओं से, कृषि विभाग के द्वारा जो अच्छी संस्थाएं चल रही हैं, हर जिले में जिला मुख्यालय पर अच्छी संस्था है, वहां से हम जांच करा लेते हैं। जो रिकमेंडेशन होता है, जो संस्तुति होती है, उसके आधार पर हम रासायनिक उर्वरक खेत में डालते हैं। मुख्यतः अगर जो आप धान की जो प्रजातियां लगाते हैं, तो कौन कौन सी मुख्य प्रजातियां? मुख्य रूप से हमारे क्षेत्रों में
MTU 7029 और BPT 5204 लगता है। मुख्य रूप से ये 2 धान की खेती होती है। और कुछ किसान जैसे सुगंधित में जीरा 32 धान होता है उसको भी लगाते हैं। आपकी दृष्टि में वैज्ञानिक सलाह कितनी महत्वपूर्ण है किसान भाइयों के? इस समय तो सारे किसान वैज्ञानिक आधार पर खेती करना चाहते हैं। पुरानी परंपरागत से तो कोई खेती में लाभ नहीं हो रहा था, अब तो वैज्ञानिक दृष्टि से हम खेती में अच्छा लाभ कर रहे हैं। जब आपने शुरुआत की कृषि कार्य करने की, तो उस समय से चूंकि प्रारंभ में इतना जो है ज्यादा जानकारी नहीं हो पाती थी, आम किसानों तक नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन आप क्या बदलाव देख रहे हैं इतने सालों में? अब तो साहब कृषि विभाग के द्वारा जैसे कृषि दूरदर्शन है, आकाशवाणी के चैनल हैं और कृषि विद्यालयों के चलते बहुत अच्छी जानकारी किसानों को समय समय पर दी जाती है। जैसे आपके विभाग से कृषि दर्शन चलता है, आकाशवाणी पर दूरदर्शन में कृषि जगत कार्यक्रम चलता है, तो किसान हमेशा जानकारी लेते हैं। परंपरागत खेती से हट करके जो वैज्ञानिक खेती चल रही है बहुत अच्छा लाभदायक है। जैसे हम 1 बीघे खेती में लगभग पूरा खर्च 7,000 रुपये लगता है, बशर्ते जब सिंचाई यदि बरसात हो जाती है अच्छी तो थोड़ा कम लगता है, नहीं अपने निजी पंपिंग सेट से प्रयोग करते हैं तो लगभग 7,000 रुपया हमारा खर्च लगता है। मगर उत्पादन भी हमारा कम से कम 14,000 रुपया का लगभग प्रति बीघा धान होता है। तो हमें मानते हैं कि आधा रुपया खर्च में चला जाता है, आधा किसान को शुद्ध लाभ होता है। शुद्ध लाभ होता है जी। तो आप जब उत्पादन बेहतर उत्पादन होता है तो उसका विक्रय कैसे करते हैं? विक्रय जैसे गांव में जो राइस मिलर हैं या सरकारी क्रय केंद्र है, जैसे किसान को सुविधा होता है। अब तो निजी लोग किसान के खेतों पर, किसान के खलिहानों में जाकर के धान ले लेते हैं और पैसा पेमेंट कर देते हैं। पारिवारिक सहयोग क्या है कि आप अकेले ही कृषि कार्य में? नहीं, घर में जितने हैं पति पत्नी हैं, हम लोग थोड़ा बहुत सहयोग सब लोग करता है और धीरे धीरे इसे काम चल रहा है। सिंह साहब, जैसे कि आपने हमें अपने अनुभव बताया कि जो है किस तरीके से आप कितने वर्षों से खेती कर रहे हैं और किस तरीके से वैज्ञानिक सलाह महत्वपूर्ण रखते हैं और समय समय पर जानकारी प्राप्त करते हुए बेहतर उत्पादन करते हैं, इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तो किसान भाइयों, कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है, बस ये जरूरत इस बात की है कि आप मन बना लें और मेहनत करके कार्य करते रहें, तो कोई भी पथ जो है वो मुश्किल नहीं है। तो इसी तरह की जो है नए नए अनुभव हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे ताकि आप उनका इस्तेमाल करके जो है अपने खेतों में बेहतर उत्पादन प्राप्त करते रहें।